नमस्कार मित्रों, सम्राट कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे गुइल वंश के बारे में और इससे पहले हमने गुइल वंश के 3 वीडियो बना करके हमने गुइल वंश के बारे में चर्चा की थी। अंतिम हमने जो गुइल वंश के बारे में जानने का प्रयास किया, गुइल वंश भाग 4। ठीक है, गुइल वंश के बारे में हमने जानने का प्रयास किया था, जिसमें हमको पता है कि 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर देता है और वहां पर अपने पुत्र खिजर खां को वहां का प्रशासन संभाल करके स्वयं दिल्ली चला जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद खिजर खां जो है वो मालदेव सोनगिरा को चित्तौड़ दुर्ग सौंप करके वो भी दिल्ली चला जाता है। मालदेव सोनगिरा के बाद जयसिंह या जैसा से युद्ध होता है राणा हमीर का। आगे अपन बात करते हैं गुइल वंश के बारे में। जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बना था राणा हमीर। यहां से राणा हमीर का शासन शुरू होता है और राणा हमीर जयसिंह या जैसा को, जैसा कह दो या जयसिंह कह दो, इसको 1326 ईस्वी में हरा देता है और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमने गुइल वंश की 2 शाखाएं पढ़ी थी, एक रावल शाखा जो चली आ रही थी और दूसरी जो शाखा थी वो सिसोदिया शाखा, ये यहां से शुरू हो जाती है, सिसोदिया वंश। ठीक है, तो सिसोदिया वंश की जो नींव रखी वो राणा हमीर ने रखी। सिसोदिया वंश की, ठीक है, स्थापना कहां हुई? चित्तौड़ में हुई। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके हुई। किसको पराजित करके हुई? जैसा या जयसिंह को पराजित करके हुई। कब की? 1326 ईस्वी में की। तो इस प्रकार से राणा हमीर का जो शासन है वो चित्तौड़ के दुर्ग के ऊपर हो जाता है। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है राणा हमीर का, वो बनता है इससे पहले गुइल वंश में जितने भी राजा हुए वो अपने नाम के आगे रावल शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद में जो भी व्यक्ति या राजा बने या इसके उत्तराधिकारी बने वो अपने नाम के आगे राणा शब्द लगाने लग गए। यानी कहने का मतलब है चित्तौड़ या मेवाड़ में राणा हमीर के बाद या हमीर के बाद जितने भी राजा बनेंगे वो सभी अपने नाम के आगे सरनेम क्या लगाना शुरू कर देंगे? राणा शब्द लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो राणा हमीर को उपनाम, यानी इसके जो उपनाम थे उसके बारे में, एक तो इसको कहते हैं विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन। ठीक है, राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहते हैं और यह बात जो हमको मिलती है वो मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है, ये कुंभलगढ़ की जो प्रशस्ति है उस प्रशस्ति में जो है हमीर के लिए जो शब्द आया है वो आया है विषम घाटी पंचानन। कई बार आरपीएससी ने यह प्रश्न पूछा है, विषम घाटी पंचानन किसको कहा गया है? तो राणा हमीर को कहा गया। ठीक है, राणा हमीर शब्द याद रखे। पीछे सिसोदिया भी लिख सकता है, राणा हमीर सिसोदिया, तो वो राइट आंसर है। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरी, अगर मैं इसकी उपाधि को लेकर, ये उपाधि भी कह सकते हैं इसको, ये उपाधि कहलाती है। दूसरी, इसको वीर राजा भी कहते हैं। वीर राजा की भी उपाधि इसको दी गई थी। ठीक है, तो ये दोनों बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, राणा हमीर ने जो है
एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उस मंदिर का नाम था सोमेश्वर का जीर्णोद्धार कराया। सबसे पहले इस शब्द का अर्थ समझिए। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? कोई इमारत बनी हुई है, कोई मंदिर बना हुआ है, वो जर्जर अवस्था में है, टूट फूट गया है, उसकी वापस मरम्मत करवाना, रिपेयरिंग करवाना, यह कहलाता है जीर्णोद्धार। ठीक है, तो एक मंदिर था समदेश्वर का, ठीक है, समिदेश्वर का मंदिर था। इस समिदेश्वर मंदिर का निर्माण भी जो है इसने करवाया था। दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बरहड़ी माता का मंदिर बनाया। बरहड़ी माता का मंदिर, ठीक है। बरहड़ी माता कौन थी यह समझने का प्रयास करें। जब राणा हमीर बार बार चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, तो वो हार जाता था। क्यों हार जाता था? चित्तौड़ दुर्ग जो था ऊपर पहाड़ी पर था और नीचे से ये जब ऊपर चढ़ते थे तो उसकी सेना के ऊपर कभी अगली वाली सेना पत्थर गिरा देते थे या फिर कह सकते हैं पानी गिरा देते थे। इस प्रकार से इसकी सेना जो है, राणा हमीर की सेना दुर्ग के ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या, एक महिला थी जिसका नाम था बरहड़ी, ठीक है, उसने कहा कि राणा हमीर के भाई के पास घोड़े की सेना थी। उसने कहा कि अगर अपने भाई से घोड़ों की सहायता मांगेगा और घोड़ों के द्वारा अगर तू चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा तो तुझे अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस बरहड़ी माता के कहने के अनुसार ही उसने चित्तौड़ के दुर्ग को जीता। इसलिए ये बरहड़ी माता जो है सिसोदिया वंश की कुलदेवी कहलाती है। तो सिसोदिया की जो कुलदेवी है वो बरहड़ी माता है। ये यहां पर एक प्रश्न बनता है। बाद में जब इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इस बरहड़ी माता का मंदिर जो है हमीर बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन को यह बात याद रखनी है। अगला अगर मैं कहूं, कर्नल जेम्स टॉड ने राणा हमीर के लिए एक बात बताई थी। उसने कहा था ये जो है मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा था, कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था, पश्चिम भारत का पॉलिटिकल एजेंट बनकर के ये आया था। ठीक है, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी, एनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन जो है इसकी मृत्यु के बाद इसकी जो पत्नी थी उसने करवाया था। इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एनाल्स एक्टिविटीज की जो रचना हुई थी वो 1929 में हुई थी, लेकिन इसका जो है 1933 में इसका प्रकाशन इसकी मृत्यु के बाद हुआ था। ठीक है, ये बात अपन को सबको पता भी होनी चाहिए। फिर ये अंत में वापस ये जो कहाँ का था, इंग्लैंड का निवासी था। ये सारी बातें, इंग्लैंड में भी जो है वेटिकन सिटी में ये रहने वाला था। तो ये सारी बातें इसके संबंध में अपन को पहले भी बताई और ये ध्यान भी रखनी चाहिए। तो कर्नल जेम्स टॉड ने हमीर के लिए जो कहा, ये कहा कि ये मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा था। मेवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा। ठीक है साहब, इस प्रकार से यह हमीर देव के बारे में बताया कि हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर, मेवाड़ के ऊपर किस प्रकार से शासन किया, कौन सा वंश चलाया। ठीक है, ये बात इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है तो एक तो ये सिसोदिया वंश का जनक था। ठीक है, सिसोदिया वंश यहीं से शुरू हुआ था। दूसरी बात देखने को अगर इसमें अपन महत्वपूर्ण माने तो जो यहाँ के राजा है ये राणा शब्द जो लगाना शुरू हुआ है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो राणा शब्द भी हमीर से ही लगना शुरू हुआ। इससे पहले जो गुइल वंश थे उनके नाम के पीछे या आगे जो शब्द लगता, रावल लगता था या सिसोदिया लगता था, लेकिन राणा शब्द लगना इस हमीर से हुआ था। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करते हैं, राणा हमीर के बाद अगर इसका उत्तराधिकारी या इसकी मृत्यु के बाद जो मेवाड़ की गद्दी पर या चित्तौड़ दुर्ग पर जो शासक बना उसका नाम था
खेत सिंह भी मिलता है, ठीक है। और अगर अपन खेत सिंह को अपन क्षेत्र सिंह भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है नाम में फर्क, ये थोड़ा सा समझे। हमारे यहां पर क्या है, एक कहावत प्रचलित है, ठीक है, पग पग वाणी और कोस माते पानी, ये बदलता रहता है। तो ये तत्सम शब्द या तद्भव का दोष हो सकता है, अपन तत्सम तद्भव का दोष कह सकते हैं। क्षेत्र सिंह को क्षेत्र ना बोल के खेत शब्द खे बोलते हैं, इसलिए खेत शब्द भी होता है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इसका शासन जो है मेवाड़ के ऊपर हुआ था, ठीक है, हमीर के बाद। अगर इसकी सबसे महत्वपूर्ण मैं बात आपको बताना चाहता हूं तो वो ये थी कि इसी समय, इस राजा के समय से ही मेवाड़ और मालवा में शत्रुता के बीज बो दिए। मेवाड़ व मालवा, ठीक है, मेवाड़ और मालवा में शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। ये याद रखना, ठीक है। खेत सिंह ने क्या करा, एक व्यक्ति था मालवा का राजा जिसका नाम था दिलावर खां, ठीक है। इस दिलावर खां की हत्या कर दी थी। किसने कर दी थी? क्षेत्र सिंह ने। और क्षेत्र सिंह ने दिलावर खां की हत्या कर ली। उसी समय से मेवाड़ और मालवा में जो है दुश्मनी पैदा हो गई। इसके बाद अगर मेवाड़ में जो भी राजा बनेगा, इसके उत्तराधिकारी जो भी बनेंगे 400-500 साल तक, सबके साथ मेवाड़ और मालवा की हमेशा लड़ाई रहेगी, यानी मेवाड़ और मालवा की हमेशा टक्कर रहेगी। तो जो ये मेवाड़ और मालवा की दुश्मनी पैदा करने वाला जो शासक था, तो याद रखना क्षेत्र सिंह या खेत सिंह था। इसका एक ही प्रश्न बनता है, वो यही बनता है कि भाई क्षेत्र सिंह के समय मेवाड़ और मालवा की दुश्मनी पैदा हो जाती है। अब इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा बनता है वो बनता है लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। जो मेवाड़ का अगला उत्तराधिकारी बनता है क्षेत्र सिंह के बाद, वो बनता है लक्ष्य सिंह, जिसको इतिहास में राणा लाखा के नाम से भी अपन जानते हैं, ठीक है। अब लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय की कुछ महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। सबसे पहले लक्ष्य सिंह के समय जो महत्वपूर्ण बात है वो है पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, यह पिछोला झील का निर्माण लक्ष्य सिंह या लाखा के समय हुआ था और यह एक पिछू नाम के चिड़ी मार बंजारे ने बनाई थी, ठीक है। यह चिड़ी मार था जिसका नाम पिछू भी था, ठीक है। पिछू से अपने नाम से ये पिछोला नाम पड़ा, ठीक है। और ये बंजारा था, ठीक है। और इसी ने किसका निर्माण कराया? इस झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये याद रखना, पिछोला झील, चिड़ीमार, पिछू, बंजारा, राणा लाखा के समय। अगर इस निर्माण की बात करूं तो ये 14वीं शताब्दी में बनाई गई, 14वीं शताब्दी में बनाई। अगर सन के रूप में बात करूं तो 1385 से लगाकर 1387 इन वर्षों में 3 साल में ये पिछोला झील का निर्माण बनके तैयार हुआ। अगर मैं इस पिछोला झील की और बात बताऊं तो इसके किनारे कुछ ऐतिहासिक स्थल है जिसके बारे में भी परीक्षाओं में कई बार पूछे। वो कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल है? जैसे राज मंदिर है, जग निवास है, जग विलास है, ठीक है, नटनी का चबूतरा है, ये कई बार पूछा गया है। नटनी का चबूतरा, ठीक है, मैंने इसके ऊपर गोला भी किया है, इसको समझने का प्रयास करें। नटनी का चबूतरा क्या है? देखो, राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय एक नटनी जाति की महिला था जिसका नाम था गलकी, ठीक है। और वो गलकी जो है
नाच गाने का काम करती थी, तमाशा का काम करती थी, नाटक का कार्य करती थी, नाटक दिखाती थी। वो रस्सी के ऊपर चलने वाले, जैसे गांव में आते हैं ना, दोनों तरफ रस्सियां बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर पांव से चलते, तो इसी प्रकार का ये नटनी नाम की महिला भी इसका कार्य करती थी। तो एक बार क्या हुआ, राणा लाखा ने इस नटनी से कहा कि अगर तू इस पिछोला झील को इधर से उधर रस्सी के द्वारा पार कर देगी, रस्सी पर चढ़ पर पार कर देगी, तो मैं मेवाड़ का आधा राज्य तेरे को दे दूंगा। तो नटनी ने यह शर्त मान लेती है और ये नटनी क्या करती है, पिछुला झील के ऊपर रस्सी बांध करके चलने लगती है। ये चलते चलते काफी दूर तक चली जाती है। महाराणा को पता चलता है कि ये पिछुला झील को रस्सी से पार कर देगी, तो उसके मन में ये थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हुआ कि अगर ये पार कर दी तो एक तो मेवाड़ का जो है नाक कट जाएगा, दूसरी बात है मेरी पराजय हो जाएगी। इसलिए इसने क्या करी, इस नटनी जिस रस्सी पर चल रही थी उस रस्सी को कटवा दिया। कुछ लोग ये भी बताते इतिहासकार, कुछ लोग ये बताते इसका एक पुत्र था और वो पुत्र जो है रोने लग गया था, ठीक है, इसलिए इसका ध्यान भंग हो गया। किसका? नटनी का। जो उस रस्सी पर चल रही थी, बैलेंस बनाकर चल रही थी, उसका ध्यान भंग हो गया और ध्यान भंग होने के बाद वो जो है पिछुला झील में जाकर के गिर जाती है और उस पिछुला झील में वो पानी में डूबने से इस नटनी की मृत्यु हो जाती है। और इसी के कारण जो है लक्ष्य सिंह ने या राणा लाखा ने जो है ये पिछुला झील के किनारे जो है ये नटनी का चबूतरा बनाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, 5 स्टार होटल है, 5 सितारा होटल भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज है, ये सारे के सारे जो ऐतिहासिक स्थल है वो हमको पिछोला झील के किनारे देखने को मिलते हैं। कभी उदयपुर जाना हो तो पिछोला झील के दर्शन करना और साथ ही साथ वहां ये ऐतिहासिक स्थलों को भी संजोने का प्रयास करना। आगे अगर मैं इस बात करूं पिछोला झील की, तो अगर अपन करंट अफेयर की बात करते हैं तो 2002 में यहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव भी बनाई थी। 2000 ईस्वी में सौर ऊर्जा का तात्पर्य होता है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है ना, सूर्य से चलने वाली नाव, ठीक है, नाव, जहाज, ठीक है, जहाज बनी, ठीक है, और ये पिछुला झील में चली थी। तो ये भी प्रश्न बनता है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखने को करते हैं तो ये सारी बातें अपन को मिलती है, ठीक है। आगे अगर मैं लक्ष्य सिंह की बात करूं तो इसका मेवाड़ पर क्या संबंध था ये समझने का प्रयास करना, ठीक है। देखो, एक इतिहास में कई बार उत्तराधिकारी को लेकर के समस्याएं पैदा होती है। मैं मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ मारवाड़ के इतिहास का एक छोटा सा यहां चैप्टर डाल रहा हूं, वो समझने का प्रयास करना। राव चुंडा, देखो एक शब्द मैंने लिखा राव और एक शब्द लिखता हूं मैं राणा। ये दोनों शब्दों को पढ़ने का प्रयास करें। अगर मेवाड़ के जो भी महाराणा होंगे, मेवाड़ के जो भी राजा होंगे, वो तो अपने शब्द अपने नाम के आगे क्या लगाना पसंद करेंगे? राणा शब्द। राणा कहां लगता है? मेवाड़ वालों के यहां। दूसरी बात, राव शब्द जो लगता है वो मारवाड़ में लगता है। जो मारवाड़ के जो भी शासक होंगे, राजा होंगे, महाराजा होंगे, वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राव शब्द लगाएंगे। तो राणा और राव शब्द का फर्क समझने का प्रयास करें। मेवाड़ के जो भी शासक हुए वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राणा शब्द। और जो मारवाड़ के शासक होंगे वो अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? राव शब्द। अब मैं यहां पर एक बात करता हूं, वो बात क्या है वो समझना। राव चूड़ा के 3 संतान थी, ठीक है सा। राव चूड़ा के कितनी संतान थी? 3 संतान। एक का नाम था रणमल, एक का नाम था हंसाबाई, ठीक है सा, और एक का नाम था कान्हा। समझ में आ गई? रणमल, हंसाबाई और कान्हा, ये तीनों के तीनों संतान किसकी थी? राव चूड़ा की। राव शब्द बोला है, गौर से सुनने, राव चूड़ा की। अब क्या होता है, मारवाड़ में एक सिस्टम है, परंपरा है कि राजा की मृत्यु के बाद या राजा के होते हुए अगर कोई उत्तराधिकारी बनता है तो उसका बड़ा पुत्र बनता है। तो हिसाब से तो बड़ा पुत्र कौन है?
रणमल है। राव चूड़ा क्या करता है, रणमल को राजा ना बना करके किसको बना देता है, अपने छोटे पुत्र कान्हा को बना देता, इसलिए रणमल में विवाद उत्पन्न हो जाता है। पहली बात। अब रणमल क्या करता है कि मैं अपनी बहन जो हंसाबाई है उसका विवाह मेरे होते हुए मैं ही कर लूं, कहीं पिताजी कहीं इधर उधर कर दिया, अलग जगह कर दिया तो लेने के देने हो जाएंगे, ये सोच करके क्या करता है, रणमल अपनी बहन का विवाह करता है। अब बहन का विवाह करने के लिए क्या करता है ये समझना, यहां से जो है सगाई या अपन कह सकते हो नारियल भेजना या कह सकते हो रिश्ता भेजना, ये रणमल अपनी बहन का रिश्ता भेजता है मेवाड़ में। और मेवाड़ में कहां भेजता है ये याद रखना, वो भेजता है राणा लक्ष्य सिंह के यहां, और लक्ष्य सिंह के भी पुत्र के लिए भेजता है। किसके लिए भेजता है, जो लक्ष्य सिंह का पुत्र होता है उसके लिए भेजता है। लेकिन लक्ष्य सिंह का पुत्र उस समय कहीं बाहर गया हुआ होता है, पता नहीं होती है। और पुराने जमाने में जो सावा वगैरह भेजने का कार्य होता है या सगाई संबंध जो होते हैं वो लेकर के जाते हैं ब्राह्मण लोग या पुरोहित लोग लेकर के जाते हैं, ये बात भी हमको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये लेकर के चले जाते पुरोहित लोग, तो पुरोहित लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भाई मैं सावा किसके लिए ले जा रहा हूं, राणा लक्ष्य सिंह के लिए ले जा रहा हूं कि लक्ष्य सिंह के पुत्र के लिए ले जा रहा हूं। ये जाकर के यहां उधर उधर कोई कहानी ऐसी घटता है तो इनको समझ में नहीं आता, ये वापिस आ जाते हैं। ठीक है, ये वापिस पुरोहित लोग आ जाते हैं। हुआ क्या, अब यहां समझना, राणा लाखा का पुत्र था चूड़ा, राणा चुंडा। देखो यहां मैंने राव लिखा है, यहां मैंने राणा लिखा, दोनों में फर्क समझना। ठीक है, कई बार अपन पढ़ते हैं ना चुंडा चुंडा एक ही शब्द, तो दिमाग से कि यहां मेवाड़ में भी था, हाँ मेवाड़ में भी चुंडा था, जो मेवाड़ में चुंडा था वो राणा लक्ष्य सिंह का पुत्र था, और यहां पर चुंडा जो है वो अलग है। जब अपन मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां विस्तार से बताने का इसका भी प्रयास किया जाएगा। अब क्या होता है, हंसाबाई का जो विवाह तो होना था किसके साथ, राव चुंडा के साथ, राणा चुंडा के साथ, लेकिन अब हो किसके जाता है, पिताजी के साथ। यानी कि बुढ़ापे में पिता की जो है बुद्धि सटिया गई। ठीक है, और पिता की बुद्धि सटा गई और बुढ़ापे में शादी कर लेता है। ठीक है, और बुढ़ापे में शादी करने के बाद इससे से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम होता है मौक्कल। याद रखना, ये मौक्कल इसके बाद राजा बनेगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब क्या होता है, यहां प्रतिष्ठा लग जाती। जब पुरोहित लोग वापस चले जाते हैं तो चुंडा को पता लगता है कि पिताजी के लिए रिश्ता आया, लेकिन वापस चले गए। क्यों ना, किसके कारण चले गए कि रणमल ने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या रखी कि भविष्य में अगर मेवाड़ का राजा बनेगा तो मेरी बहन के जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा, बाकी के कोई राजा नहीं बनेगा। ये बात पता चली। ठीक है, जब ये बात चुंडा को पता लगी तो अपने पिता का रिश्ता लेने के लिए रणमल के पास गया। किसके पास गया, चुंडा रणमल के पास गया और कहने लगा जो आप शर्त मानोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, आप शर्त दो और हंसाबाई का विवाह मेरे पिताजी से करवा दो। अब लौसा और नवी मम्मी लेकर के आ गए अपने पिता के लिए वाइफ ले आया, अपने लिए नवी मम्मी ले आई। छोटी माँ आ गई इसके घर में। अब जब ये छोटी माँ आ गई, यहां से स्टोरी अब शुरू होती है, बवाल शुरू होता है। अब वो क्या बवाल शुरू होता है समझने का प्रयास करें, आगे मेरे साथ देखते हैं। अब क्या हुआ, सबसे पहले चुंडा ने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। अगर मैंने विवाह कर दिया तो मेरे पुत्र और मेरे पिताजी के पुत्रों में मेवाड़ को लेकर के हमेशा लड़ाई होगी। इसलिए ये क्या करता है, प्रतिज्ञा करता है। इसलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह भी कहते हैं। लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, मेवाड़ का भीष्म। ठीक है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। जिस प्रकार महाभारत में भीष्म पितामह ने जो बलिदान और त्याग दिया था, वो त्याग मेवाड़ की रणभूमि पर किसने दिया, इस राव
राणा चुंडा ने दिया। ठीक है, देखो ऑप्शन में मिल सकता है, राव चोड़ा भी मिलेगा और राणा चोड़ा भी मिलेगा, तो अपन को कौन सा राइट करके आना है, राणा चुंडा करके सही आना। राणा चुंडा ने भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है मेरे पिता से जो अब औलाद पैदा होगी वही मेवाड़ के ऊपर शासन करेगी, ऐसी प्रतिज्ञा ये ले लेता है। अब ये प्रतिज्ञा लेने के बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद लक्ष्य सिंह के दिमाग में बवाल उठता है। ठीक है, उसके मन में थोड़ा पछतावा आता है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मेरा बड़ा बेटा होते हुए भी मैंने छोटे बेटे को राजपाट दे दिया, इसलिए उसके दिमाग में थोड़ी सी गलतफहमी आ गई। ठीक है, अब वो क्या है, सोचने लगता मैंने मेरे जो बेटा है चुंडा, उस चुंडे के साथ मैंने गलत कर दिया कार्य। ठीक है, उसको राजा बनाना था, जहां मैंने अपने छोटे पुत्र मौकल को राजा बना दिया। ये बात उसके दिमाग में खिनकी और उसी समय मेवाड़ के इतिहास में एक नई प्रथा का उदय हुआ और उस प्रथा का नाम था राजपाट की प्रथा। राजपाट की प्रथा, एक नई प्रथा का जन्म हुआ और वो प्रथा थी राजपाट की प्रथा। अब इस राजपाट की प्रथा का अर्थ समझने का प्रयास करें, ये क्या होती है। इसका मतलब ये था कि राजा तो बनेगा कौन, मौकल, लेकिन सारा अधिकार किसके पास होगा, राव चूड़ा के पास। राजा बनना था, राजा बना दिया, लेकिन कार्य करने की पूरी शक्ति किसके पास हो गई, रावचुंडा के पास हो गई। अब ये बात जब हंसाबाई को पता चली तो उसके मन में क्या है, खोट नजर थी कि कहीं न कहीं मेरा बेटा मौकल को ये रावचुंडा मार देगा और मेवाड़ का राजा बन जाएगा। ये बात हमेशा इसके मन में घूमती रही। इसलिए इसने क्या करा, रावचुंडा को चित्तौड़ से बाहर निकाल दिया। अब ये क्या करता है, रावचुंडा फिर अपनी इस माता, ठीक है, छोटी माँ होती है, इसके पास जाता है और विनती करता है कि माता, अभी मौकल जो है मात्र छोटा बालक है, वो राजपाट नहीं संभाल सकता है, राजपाट तो आप ही संभालोगी, राजमाता बनकर के आप मेवाड़ की गद्दी को संभालो। इस प्रकार से वो मेवाड़ की राजमाता बन जाती है हंसाबाई और चुंडा बेचारा चित्तौड़ छोड़ करके मांडू गुजरात चला जाता है। कहां पर चला जाता है, मांडू चला जाता है। और मांडू कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में है, तो ये गुजरात चला जाता है। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, अब ये संभाले कौन शासन, क्यों कि यहां पर मौकल की आयु मात्र 12-13 साल का और ये औरत कैसे मेवाड़ का शासन चलाए। इसलिए क्या करती है हंसाबाई, अपने भाई रणमल को बुला लेती है। अब रणमल तो होता कहां का है, मारवाड़ का। अब ये कहां चला जाता है, अपने बहन के यहां चले जाते हैं। यूं देखे तो मौकल का ये क्या लगता है, मामा लगेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब मामा जी आ गए। कहां पर आ गए मामा जी, मेवाड़ में। अब मेवाड़ में मामा जी आते ही धाड़ फाड़ करने लगे। क्या धाड़ फाड़ करने लगे, मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा या जिनके अधिकारी थे उन सारे अधिकारियों को हटा दिया और जो मारवाड़ के लोग थे उनको यहां पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से रणमल ने मेवाड़ पर शासन करना शुरू कर दिया और अपने मतलब अपने जो खास खास और चहते लोग थे उन चहते लोगों को क्या बना दिया, वहां का अधिकारी बना दिया। बड़ी बड़ी पोस्टें दे दी, किसको दे दी, रणमल और उसके सहयोगियों को दे दी। इस प्रकार से राणा लाखा की एंट्री, रणमल की एंट्री जो है मेवाड़ में हो जाती है। ठीक है सा, और भावी जो मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है, राणा मौकल बन जाता है। ठीक है, राणा मौकल जो है अगला मेवाड़ का राजा बन जाता है। ठीक है, और इसी समय से एक लोकोक्ति प्रचलित हो जाती है, वो सुनना, दीवार में आड़ा, खेत में नाड़ा और घर में साड़ा, हमेशा बर्बाद करके ही निकालते हैं। ठीक है, और ये कहावत यहीं से बनती है, अगर दीवार में आला होगा, खेत में नाला होगा और घर में साड़ा होगा तो हमेशा वो कुछ न कुछ गलती करेंगे, कभी सही नहीं करेंगे। ये कहावत मौकल के समय से चली आती है और अंत में जाकर के मौकल जो है मेवाड़ का राजा बन जाता है। अब जो मौकल अगला उत्तराधिकारी होगा वो अपन अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे मौकल के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।